अच्छा, मैं भी कुछ टाइम से बाइनेंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ मसले आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करके उनको क्या नाम है ओवरकम कर सकूँ। तो सबसे बड़ा जो मसला आता है वो यही आता है कि आपको किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जिसको देख के आपने मार्केट को एग्ज़िट लेना होता है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि मार्केट में एंटर हो जाते हैं, मतलब कि डिप्स में बाय कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस टाइम पे जाके अब आपने एग्ज़िट भी लेना है, क्योंकि जब एग्ज़िट नहीं लेंगे तो आपके पैसे कभी भी बन नहीं सकते। बिल्कुल सही है, और ये एक मेन प्रॉब्लम होता है जब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, तो आपका दिल नहीं करता कि मैं निकलूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये और भी ऊपर जाएगा। जब नीचे आ रहा होता है तो आप ये कहते हैं कि यार ये अब मैंने निकलना है, क्योंकि ये पता नहीं ज़मीन पे नीचे आ रहा है। तो इसका हल यही है ना, अगर आपको मैं सिंपल इंडिकेटर बताऊँ, भला मतलब आप लोग आपको कई सारे इंडिकेटर बताएंगे, ये देखो RSI और प्लाना, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को वैसे सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर ऊपर जा रहे कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो आप इमोशनली इंगेज हो रहेंगे। इससे पहले मैंने ये डिस्कस किया आपके दोस्त को कि हमारा जो ब्रेन है ना वो मतलब अनसर्टिनिटी या जो वॉलेटिलिटी है उसको नहीं पसंद करती। मतलब चीज़ें अगर ऊपर नीचे जा रही है तो आपके ब्रेन को तकलीफ होती है, और जिस चीज़ से तकलीफ होगी तो आप उससे निकलेंगे, लॉस में निकलेंगे। लेकिन इसका मैं एक मेन हल बताता हूँ। अगर आप वीकली ट्रेडर है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, तो आप सिर्फ ग्रीड एंड फेयर का इंडेक्स निकालें। ठीक है, सिर्फ उसको निकालें। आप फेयर इंडेक्स अगर नीचे है ना 22% पे है, बिल्कुल बॉटम पे है ना, तो आप बाय करें, आंखें बंद करके बाय करें। ठीक है। अगर फेयर इंडेक्स 80 से ऊपर चला गया ना, तो आप सेल कर दें। ये इसका बिल्कुल ऐसा हल है ना। लेकिन उसमें पता क्या होता है, आपको 86 पे अगर फेयर है ना, तो आपको हर जगह न्यूज़ पॉजिटिव मिलेगी कि भाई ये प्लाना सर्च करें, टोकन है, बिटकॉइन है, हर चीज़ है। अब आप उस वक्त बेचना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस फियर, इस ग्रीड को आपने कंट्रोल करना है। मतलब इसका मैं अपोजिट बताता हूँ। मैं कैसे कहता हूँ, जब 22% फियर होता है ना, तो मेरे दिमाग में 86% ग्रीड होता है। ठीक है, मतलब मैं आपका ब्रेन इस तरह ट्रेन होना चाहिए ना कि 22% फियर के साथ आपके ब्रेन में 86% ग्रीड होना चाहिए, और 86% ग्रीड के साथ आपके ब्रेन में 22% फियर होना चाहिए। बल्कि उनका अपोजिट आपका ब्रेन ये वक्त लेगा। मैं आपको बता दूं, ये बड़ा मुश्किल है इसके लिए ब्रेन को ट्रेन करना, क्योंकि हम यूजुअली ट्रेन नहीं है। हमारा ब्रेन इसी चीज़ को डिफरेंट रीड करता है। लेकिन आपने, और दूसरी, आपका जो ग्रीन कैंडल है ना, वो आपको रेड नज़र आना चाहिए, और आपका जो रेड कैंडल है ना, वो आपको ग्रीन नजर आना चाहिए। ये भी कलर जो उन्होंने दिए जानबूझ के दिए, ताकि आपका ब्रेन जो है ना, आप रेड जो है ना अलर्टनेस है, आपका ब्रेन। तो अगर चीज़ें नीचे आ रही तो आपको अच्छी नहीं लगती। ऊपर ग्रीनरी जो है ना, ये खुशी है और इसकी अलामत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये आप अपने ब्रेन में जब भी आप रिवर्सल करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, और ये 100% प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि जब मार्केट ग्रीड में होती है तब एग्जिट ले लेना चाहिए। ग्रीन में नहीं, इसका ग्रीड में ग्रीड का मतलब ये है कि अब लोग जो है ना, वो जो पैसे नहीं डाल रहे थे ना, वो भी आ गए। अब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इधर से निकलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे एग्जिट और लेना चाहिए, या वहाँ पे मतलब कि होल्ड करके रखना चाहिए, फिर जब फेयर में आए तो आप मजीद इन्वेस्ट करें? अब देखिए, दो स्ट्रेटेजी है। मैं चूंकि बिजनेस साइकिल के साथ ट्रेड करता हूँ। बिजनेस साइकिल ये है कि इसमें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस भी आ गया। मैं फिड और फाइनेंशियल टाइम, द न्यूयॉर्क टाइम, में सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो फंड इसमें आ रही है ना, ये वही लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो ट्रेड नहीं कर रहे, वो आपके ट्रेड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं। मतलब आप अगर बाइनेंस में कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो कोई बंदा बेच रहा है, या आप कोई चीज़ बेच रहे हैं ना, तो कोई बंदा ले रहा है। इसका मतलब यह है कि वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, उनको वो कहाँ से सिग्नल ले रहा है, वो लिक्विडिटी कब प्रोवाइड करेंगे, जब उसको वहाँ से पैसे मिलेंगे ना। बिजनेस मतलब अमेरिका से या जो यूएस इकानमी है, वहाँ से सारे पैसे आ रहे हैं, इसलिए यूएस इकानमी इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपको नहीं पता। आप कहते हैं कि यार पता नहीं, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें पीछे कोई बंदा नहीं बैठा, लेकिन एक बंदे जो बैठ, वो 5% है। 95% इस मार्केट में लोग पैसे हारते हैं। ठीक है, वन वे अनदर वे किसी की भी पैसे नहीं बन रहे। ये जीरो सम गेम है। आप पैसे हारेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, वो पैसे हारेंगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन चूंकि आप ट्रेन नहीं है, ब्रेन नहीं है, आप ट्रेड मतलब समझ नहीं है, तो बिजनेस साइकिल आपको बड़ा क्लू देता है। तो मैं क्या करता हूँ, बिटकॉइन जब 15,000 पे था ना, तो कोई नहीं खरीद रहा था, सारे ग्लूमी पिक्चर मैंने ख़रीदना शुरू कर दिया। इसका हल ये है कि अगर आप नहीं बेचना चाहते ना, आप एक मतलब कहते हैं कि यार, तो आप थोड़ा करके जब ये पीक पे जाए ना और वापस आ जाए, तो आप मज़ीद लें। ठीक है, जब ये फिर ऊपर जाए तो आप मज़ीद, तो आप अकोमुलेशन करेंगे। लेकिन जब ये पीक पे पहुंच जाए ना, मतलब अब मैं समझता हूँ कि जो बिज़नेस साइकिल है ना, वो कोई दिसंबर 25 लीस्ट है, लेकिन इससे पहले आप 2-3 महीने पहले बेचेंगे। तो अगर ये साइकिल स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ है नवंबर 22 से।
नवंबर 22 से स्टार्ट हुआ है और ये जाके दिसंबर 2025 में एंड होगा। अब आपने क्या करना है, इस दौरान अगर आपने एक्युमुलेशन की ना तो आप ऑलमोस्ट, अगर आपके पास, मैं बेस केस सिनारियो बताता हूँ कि आप 30 to 40x कमा लेते हैं। मतलब आपके अगर $10 के होते हैं ना और आप इस एक्युमुलेशन के करेंगे तो वो $10 को आप 40 से मल्टीप्लाई करें। मतलब बिल्कुल स्टार्ट से लिया होगा साइकिल के। बिल्कुल, आप देखिए इस दौरान आपके पास पैसे भी तो आते हैं ना, कैश फ्लो आपके पास आ रही है, नीचे डंप आ रहा है आप लें, नीचे डंप आ रहा है आप लें, तो आप DCA करते हैं, जिसको DCA कहते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में DCA की बात करो। एक आप होल्डिंग, मेरे 3 प्रिंसिपल है, अगर आप इस मार्केट में आते हैं ना तो 3 उसूल है कि उससे आप पैसे कमा सकते हैं। एक ये कि आपने फ्यूचर कभी भी नहीं करनी, ठीक है। दूसरी बात कि आपने एक्सचेंज पे अपने एसेट नहीं रखने, ठीक है। तीसरी बात कि जब भी डिप आए तो आपने लेनी है, और लास्ट एंट्री आपने बॉटम में करनी। एग्जिट कहाँ करनी है बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एग्जिट जो भी मैं बता रहा हूँ ना कि ये डेट्स आ रही है, ये डेट्स ऑलरेडी डिफाइंड है। मैंने आपसे ये चीज़ पूछनी थी कि हमें किस तरह पता चलता है कि किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। मतलब क्या चीज़ें देखनी होती है, जैसे मार्केट कैप देखते हैं, उसका मतलब कि ओवरऑल कैप वो देखते हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले? मेरे ख्याल में ना आप ना 2000 क्रिप्टो करेंसीज़ है, ठीक है। इसमें जो बिटकॉइन है ना वो टॉप पे है, वो एक एंकर या सेंट्रल बैंक की तरह रोल प्ले करते हैं। इसके बाद इथीरियम है, उसके बाद सोल है, ठीक है। इस वक्त अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं ना तो आपकी 90% मतलब अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए ना तो आपकी 90 जो है ना वो आपके इस तीनों में जाना चाहिए। अगर आप बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, महंगा है, तो आपके पास इथीरियम, सोल और नियर। लेकिन इथीरियम में भी, सोल में आपका 50% जाना चाहिए, इथीरियम या 50% इथीरियम या सोल, इसमें से आप, और कोई 20% आपके नियर में, और जो 10% है ना वो बाकी 2000 करेंसी में जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि देखें ये जो बाकी है ना ये बुल रन में भी डंप हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने चीज़ें खरीदी है, ठीक है, लक कॉइन है, ऊपर भी जा सकता है, मिलियंस, आपने सुना होगा मिलियंस कमा लिए, लेकिन ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाकी कॉइन जो है ना बुल रन में एंड में जाके, और हो सकता है कि अगले बुल रन में ये हो भी नहीं, ठीक है। तो आपका रिस्क जो है ना, आपने अपने आप को रिस्क, क्योंकि ये 3 रहेंगे, हाँ ये 3 खत्म हो गए तो क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब बिटकॉइन ख़त्म हो गया तो फिर क्रिप्टो रहेगा नहीं, या इथीरियम ख़त्म हो गया तो क्रिप्टो, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें देखिए इस वक्त बिटकॉइन में $1.4 ट्रिलियन पड़े हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किए। इसी तरह तकरीबन कोई 900 बिलियन जो है ना वो इथीरियम में पड़े हैं, और कोई 200-400 बिलियन सोल में पड़े हैं। तो ये मार्केट कैप भी मैटर करता है, लेकिन बाकी मार्केट कैप, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यही आपको रिटर्न, क्योंकि आपने अपने आप को, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस साइकिल में, बिजनेस साइकिल 2 साल तक आ रहे हैं तो आप फिर शॉर्ट टर्म में नहीं जा सकते। और वो जो बाकी कॉइन है ना उसमें पंप एंड डंप भी बहुत होता है, मतलब समटाइम बिटकॉइन ऊपर जा रहा है और वो डंप हो रहा है, बिटकॉइन नीचे जा रहा है वो पंप हो रहा है, तो वो बिटकॉइन के साथ अलाइन भी नहीं है। ये 3 कॉइन बिटकॉइन के साथ अलाइन भी है। अगर आप बिटकॉइन पे एनालिसिस कर रहे हैं तो इन तीनों में आप एंट्री और एग्जिट शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। तो मैं ये प्रपोज करता हूँ कि आपने एटलीस्ट 90% इसमें अपने पैसे रखने हैं और इस बिज़नेस साइकिल को एंजॉय करना है। ठीक है। तो बिज़नेस साइकिल शुरू, मतलब कि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अगले साल एंड हो जाएगा, फिर मतलब कि फ़ौरन अगला स्टार्ट हो जाते हैं या कुछ टाइम बाद जो है नेक्स्ट? अब देखिए ये 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए ना, जी, वो फाइनेंशियल क्राइसिस ने साथ में उस 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, आप कोइंसिडेंस देखे, और बिटकॉइन भी 2008 में लॉन्च हुआ क्राइसिस के फ़ौरन बाद। सही। उस मतलब आप देखें ना, उनको पता था ना कि ये जो बिटकॉइन है ना ये बेसिकली रिएक्शन था उस फाइनेंशियल क्राइसिस का, लेकिन ओवरकम करने एग्जैक्टली लेकिन ये था ना कि उसको पता था कि अब 4 साल साइकिल स्टार्ट होगा। क्यों? जो लास्ट क्राइसिस था वो रीफाइनेंसिंग ऑफ द डेट का साइकिल था। रीफाइनेंसिंग ऑफ द डेट का मतलब ये है ना कि पिछले 3 साइकिल जो क्राइसिस आए, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो ये आए कि देखिए आप लेट सपोज आप अपनी मिसाल ले लें, अगर आपने 100 रुपये कर्जा लिया है ना और 100 रुपये आपकी इनकम है, तो आपसे मैं अगर ये बात करूं कि भाई आपसे मैं 100 रुपये कर्जा ले रहा हूं 6 महीनों के लिए, और इसके ऊपर लेट सपोज 6% इंटरेस्ट रेट है, तो 6 रुपये इंटरेस्ट रेट तो मैं आपको मुसलसल दे सकता हूं। लेकिन जिस दिन आप मुझे कहें कि भाई 6 रुपये इंटरेस्ट रेट दे और 100 रुपये जो आपने मुझसे लिए वो ले, मैं आपके साथ मजीद मेरा एग्रीमेंट नहीं होगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा कि नहीं करूँगा? कर जाएंगे। इस वक्त जो एडवांस इकानमी है ना वो 100% ऑफ द GDP से ज़्यादा है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है ना वो पे कर रहे हैं, जो ऊपर सूद है ना वो पे कर रहे हैं, तो उस सूद के लिए भी वो न्यू मनी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका डेट मज़ीद बढ़ रहा है।
अब वो जो न्यू मनी है ना, वो क्या है, वो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में। वो लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी कहाँ जा रही है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल लोगों के पास जा रही है। वो जो नया पैसा प्रिंट हो रहा है ना, वो इनके पास जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कर्जा दिया है गवर्नमेंट को और इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। तो इनको कर्जा इंटरेस्ट पेमेंट में मिल रहा है, तो वो रियल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो फाइनेंशियल मार्केट में कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में भी नैस्डैक में कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में कर रहे हैं। तो मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे, उस पर अगर आप जाएं तो मैं पिछले 14 साल का आपका डाटा निकालें ना, तो बिटकॉइन एज एलियन है रिस्क रिवार्ड रेशो के लिहाज। एलियन मतलब ये है कि तमाम तर स्टॉक जो है ना, वो कोई 17%, इसमें नैस्डैक जो है ना वो 17% एनुअली ग्रो कर रहा है, और बिटकॉइन 105% से ग्रो कर रहा है एनुअली। इथीरियम उससे ज़्यादा है, 139% से ग्रो कर रहा है, और सोल उससे ज़्यादा है, 179% से ग्रो कर रहा है। आप इमेजिन करें, जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है दुनिया का वो है नैस्डैक, वो 17% पे है, और बिटकॉइन और इथीरियम क्योंकि सारा पैसा इसमें जा रहा है, क्योंकि ये एक एक्सपंज की तरह काम कर रहे हैं उस लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में अब ये भी ख़त्म हो जाएगा कुछ, मतलब मैं समझ लो 2034 के बाद बिटकॉइन कोई $1 मिलियन से वो हो गई है। मेरे वैसे मैं जिस ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो ये 2030 तक एक्सपेक्टेशन है कि $1 मिलियन पे पहुंचेगा, और फिर इसके बाद ये फिर फ्लैटन आउट हो जाएगा। फिर मतलब इसमें इतनी वॉलेटिलिटी भी नहीं होगी और इतना रिटर्न भी नहीं होगा। सही। तो ये जो आपने इंडेक्स का बताया, फियर और ग्रीड वाला इंडेक्स है, ये हर कॉइन के ऊपर मतलब कि उसके लिए, या सिर्फ ये बिटकॉइन, इथीरियम और? नहीं, ये जो है ना, ये किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का ये हाल है। ठीक, मतलब कि जब ग्रीड हुई भी मार्केट, तो आपने जो ऑल्ट कॉइन में आपने पैसे लगाए हैं वो भी निकाल लेना बेहतर होता है। बिल्कुल, देखें, लेकिन ये ऑल्ट कॉइन समटाइम फॉलो नहीं करते हैं ना बिटकॉइन उसमें, लेकिन ये इंडेक्स में बिटकॉइन, इथीरियम और ये सारे ग्रीड इंडेक्स में ये इसकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है। वॉरेन बफेट जो है ना, एक ट्रेडर है जी। और उनके एक कॉल है कि वो कहते हैं कि व्हेन आई सी ब्लड इन द स्ट्रीट आई बाय द थिंग्स, व्हेन आई सी ग्रीनरी इन द स्ट्रीट आई सेल द थिंग। ऐसे क्या ब्लड इन द स्ट्रीट मतलब ये ब्लड रेड है। इसका मतलब है कि जब केओस हो, बिल्कुल मतलब लोग लेने वाले नहीं होते तो मैं लेता हूँ, और जब लोग सारे लोग ले रहे होते तो मैं बेच रहा हूँ। ये सिंपल ग्रीड और फियर का ये इंडेक्स है कि जब आप देखें ना कि ये कोई किसी भी मार्केट, इवन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, मैंने जनवरी 2024 में एक मतलब कहा कि भाई जून 25 तक ये ऑल टाइम हाई पे होगा। वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे ये बिजनेस साइकिल जब आप समझते हैं, ये हर चीज़ को इफेक्ट करता है। ठीक है। क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट है, एवरीथिंग। गोल्ड प्राइस, अब गोल्ड प्राइस भी ऊपर जा रहा है, कमोडिटी प्राइस भी ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब डॉलर जो है ना, ये डॉलर के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं। इस वक्त डॉलर जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहा है। मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो दुनिया की भी और स्पेशली फेड की वो टाइट है। डॉलर एक्सपेंसिव है जी। तो जब डॉलर एक्सपेंसिव होता है ना, तो इस वक्त फिर अब देखें, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डॉलर लेस एक्सपेंसिव होता जाएगा तो ये मार्केट पीक पे जाएगा। जब डॉलर हाईली एक्सपेंसिव होता है तो ये मार्केट बॉटम पे गया। तो आपने इसको ना मतलब एक मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क से भी समझना है, और इस पूरी चीज़ पे मेरे काफ़ी डिटेल से वीडियो है, अगर आप उस पर जाए तो। चूँकि एक वीडियो में अगर मैं इस पर बात करना शुरू करूँ तो मुझे 1 घंटा लगेगा इस पर मज़ीद, तो मैं चाहूँगा कि उस पर आप जाएँ। लेकिन बात वही आ जाती है कि ग्रीड एंड फेयर एक तो आपकी मेंटेलिटी की है, वो उनको पता है। दूसरी ये कि वो अगर आप जितना फ्रिक्वेंसी से लेंगे तो आपका दिमाग को फिटीक मिलेगा, तो आपने उस फिटीक से भी बचना है। आपने उस 5% जो लोग हैं ना जिस मार्केट में, इस वक्त 5% लोग बैठे हुए हैं जो आपसे एक आप समझ ले कि आपके पैसे छीनने के लिए बैठे होंगे, आपने उसकी स्ट्रेटेजी एज इट इज़ रिप्लिकेट करनी, तब आपके पैसे बनेंगे। सही हो, ठीक हो। अगर हमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी होती, मतलब कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं, फिर किन चीज़ों को देखना होता है? क्योंकि अगर जैसे आपने डे ट्रेडिंग करनी है या वीकली पे भी अगर करना है कि इन एंड आउट जाना आपने वीक पे, फिर आप किन चीज़ों को देख के वो ट्रेड कर सकते हैं? ये चीज़ें फिर भी मैटर करेगी आपको। अगर इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डेटा जो रिलीज़ हो रहा होता है ना, मतलब अभी मेरे वीकली अपडेट मैंने दिया, उसमें इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ हो, आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने समझना होगा कि किस तरह वो इफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह नहीं। अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे भी जाते हैं ना, तो तब भी आपने देखना होता है। देखिए, एक चीज़ अगर ऑल टाइम हाई पे पहुँचा है ना, तो इसने करेक्शन लेना है। ठीक है। अगर चीज़ बॉटम पे है ना, तो वो वापस जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब सम टाइम कोई अनइम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बॉटम पे पड़ा होता है, आप उसमें एंटर होते हैं, वो उठता ही नहीं है, वो ज़ीरो पे आ जाता है। मतलब इसीलिए मैं 3 का मैटर करता हूँ कि ये इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, ये वापस भी आते हैं, तो आप अगर ट्रेड करते हैं। लेकिन उसमें आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी।
क्योंकि हम रोबोट नहीं है, हमारा डिसिप्लिन। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन है ना, मतलब आपने अपने डे का डिफाइन किया हुआ है कि भाई मैं इतने, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा, और आप उस डिसिप्लिन के साथ जाते हैं ना, तो आपके पैसे फिर मतलब आप उस ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे तो नहीं होता पर्सनली, मैं डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकता, क्योंकि वो आपका मतलब पूरा दिन आपको फुल टाइम बैठना पड़ता है, मतलब आप कोई और काम नहीं कि ये प्रॉपर फुल टाइम जॉब है। तो डेफिनेटली बनते हैं, अगर आपको टेक्निकली नॉलेज समझ आ गई कि भाई ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग रहे, तो चीज़ों के दरमियान तो चीज़ें फ्लक्चुएट होती है। लेकिन वो जो स्ट्रेटेजी है ना, यू हैव टू स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी। व्हाट इज़ योर स्ट्रेटेजी? मतलब अगर आपसे मुझसे पूछे शार्ट में, तो आपने ऐसा ट्रेड लेना है जिसका 1% रिस्क को, मतलब अगर वो 1% नीचे आ जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, 3% आपका रिवॉर्ड हो, और आप उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें आप वो ट्रेड मुसलसल करते रहें। तो अगर आपके 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड या 6 ट्रेड या भी ऊपर जाते हैं तो आप ओवरऑल पॉजिटिव में होंगे। मतलब आप ये समझ लें, आप 10 ट्रेड लिए, 10 में 4 वो हो गए, 6 ऑलमोस्ट, इसमें ये प्रोबेबिलिटी के 6 आपके ऊपर जाएंगे अगर आप, लेकिन वो ये प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर वर्क और प्रॉपर एक टाइम चाहिए। अगर आप दूसरा काम इसके साथ कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता फिर मुश्किल काम है। सही हो। अच्छा, ये आपने आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर जो हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखे होंगे, वो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनके अंदर वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें डे ट्रेडिंग के सिग्नल्स होते हैं और ये काफ़ी सारे होते हैं। तो जब ये मार्केट डंप कर रही होती हैं, मतलब कि उस दौरान भी वो कहते हैं कि हम पैसे बना रहे हैं, तो वो क्या मतलब किस तरह से वो बना सकते हैं, मतलब वो क्या देख के बताते हैं? देखिए, मैं तो आपको ये बताऊं ना कि ये, अब मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे ज़रा प्रूव कर दे अगर कोई मतलब सुन रहा है कि यार मेरे पैसे। देखिए, ये लोग ना, ये आपके ना सिर्फ सोशल मीडिया जो आपका अकाउंट है या जो आपकी एफिलिएशन है, ये फ़ीस चार्ज करते हैं आपको। मतलब आपको सिग्नल देंगे तो आपके कह रहे पेड ग्रुप में आ जाओ, मैं आपको सिग्नल देता हूँ। ठीक है। सिग्नल आपका हो या ना हो, बने या ना बने, उनके पैसे तो बन रहे हैं। या सोशल मीडिया अकाउंट पे आप उनके पास मतलब उसकी कहानियाँ सुनते रहते हैं, आप उसके पैसे। मैं ये समझता हूँ ना कि किसी की भी नीचे तो किसी के भी पैसे नहीं बन रहे। अब रिसेंटली एक वकाल ज़का का न्यूज़ है कि उसने 4 करोड़ रुपये कमाए। जी जी। वो मैंने देखा, उसने $1 मिलियन का ट्रेड लगाया। अब आप इमेजिन करें, अगर $1 मिलियन का ट्रेड लगा हो तो 4 करोड़ कमाना कौन सा मुश्किल है पाकिस्तान में। तो मतलब ये एक हाइप क्रिएट करने के लिए, अब एक बंदा $100 से कैसे 4 करोड़ रुपए कमाए? उसके पास $1 मिलियन होने चाहिए तब कमेंगे ना। तो वो तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाए तो उसका, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये लोगों के साथ एक तरह से दोनों साइड से जाती है। ना तो वो सीख रहे हैं, ना वो चीज़ को समझ रहे हैं, और आगे से उनके पैसे बन रहे हैं, लेकिन आगे से कोई इनके भी। मैं अभी बाइनांस ने स्टार्ट किया कॉपी ट्रेडिंग। जी जी। तो भाई ये लोगों से पैसे बजाए बाइनांस उसको खुद 10% दे रहा है प्रॉफिट में। ठीक है। तो क्या सिग्नल की क्या ज़रूरत है? आप ट्रेड ले रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं वो उनके अकाउंट्स पे डायरेक्ट लग रहा है, तो आ जाएं, बस ये कॉल दें। लेकिन इस पर कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका पैसा बनना चाहिए। वो दूसरे केस में उनका पैसा बन रहा है आपके अकाउंट, आपके मतलब आप जो फीस दे रहे हैं, आप जो, तो मतलब सीखने के हद तक तो ठीक है, लेकिन जो बंदा ट्रेडिंग के हद तक आ रहा है ना, वो कभी भी इससे पैसे नहीं कमा सकता। ये मेरी मतलब, क्योंकि मैं इस पे MIT का एक कोर्स भी पढ़ चुका हूँ, न्यूरो साइंसेज और ट्रेडिंग का, तो दिस इज़ क्वाइटली इम्पॉसिबल कि आपके, हाँ अगर एक्सीडेंटली आपके बन भी गए, तो आप अगर लेट सपोज $1 मिलियन आपके बन गए, सो व्हाट, आप दोबारा आएंगे इस मार्केट में, दोबारा लगाएंगे और ज़्यादा रिस्क लेंगे, वो $1 मिलियन ज़ीरो हो जाएंगे। आपको ओवर द टाइम डंप आए, जब भी आ जाए, आपके ओवर द टाइम पैसे बनने चाहिए। अगर आपके ओवर द टाइम पैसे नहीं बन रहे ना, शॉर्ट टर्म में आप विलियर हो गए, फिर तो क्या फ़ायदा। मतलब कि आपको पेशेंस के साथ इसके अंदर क्या नाम है आना चाहिए, और आपको आराम से टाइम के साथ साथ जो है ना, देखिए पेशेंस के साथ साथ ना 3 चीज़ें आपको सीखनी होगी। एक ये है कि आपको ट्रेड फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ये उतना मुश्किल काम नहीं सीख जाएंगे, लेकिन सबसे अहम चीज़ है आपको फाइनेंशियल सिस्टम, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम है ना, इसको आपने सीखना है। जिस दिन आपको वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम की समझ आएगी, बेसिक मतलब लज़ूमी नहीं कि आप इसके लिए इकानमिस्ट हो। मैं तो खुद इकानमिस्ट हूँ ना, तो मेरे इकनॉमिक्स, मेरा जो टीचर्स होंगे ना, वो भी इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। जी जी। वो बुक वाले इकनॉमिक्स नहीं। आप रोज़ाना उठें, आप फाइनेंशियल टाइम पढ़ें, आप जो है ना दुनिया टाइम पढ़ें, आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ब्लैक रॉक और इसकी जो रिपोर्ट है एनुअल, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, और फिर आप आके जो इसका डाटा है ना, इकनॉमिक डाटा रिलीज़ करते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर दें। आप डेली पढ़ें, तब आप फिर किसी भी मार्केट, इवन अपनी लाइफ में भी, आप रियल स्टेट ले रहे हो, आप जो भी ले रहे हो, वो आपके वही जो डाटा है ना, वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, क्योंकि ये हायरार्किकल है, इसका फेडरल रिजर्व टॉप पे है, डॉलर क्योंकि सबसे टॉप पे है, इसके बाद फिर बाकी जो यूरोप है और यूरोजोन, चाइना, और फिर हम बीच में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट अगर सुन रहा है तो बजाय इसके शॉर्टकट लेने, आप इन चीज़ों पे फोकस करें। आप एक तो आपके पास नॉलेज आएगा, दूसरी आप मतलब इस चीज़ को बेहतर तरीके से, जितना आप फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। ठीक हो। फाइनेंशियल सिस्टम को मेरे ख्याल से अगर आप जो देख रहे हैं आपको,
आप उनको बता देंगे, मतलब कि लिस्ट वाइज बता देंगे किन चीज़ों पे आपको रोज़ देखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, तो उसके हिसाब से ये आप सीख सकते हैं। क्या देखिए फाइनेंशियल, आप सबसे पहले ना जो फाइनेंशियल न्यूज़ है, बिज़नेस न्यूज़ है, जी जी, और उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो फेडरल मतलब आप बैंक रेट देख रहे हैं कि मतलब कहाँ जा, मतलब इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है, दूसरे के जो ट्रेड्स है, मतलब अब देखिए जो आप कॉलम्स पढ़ेंगे ना, मतलब मैं सुबह उठ के आप मुझसे, मैं फाइनेंशियल टाइम, द न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये मैं डेली पढ़ता हूँ। इसके अलावा बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इनके पॉडकास्ट है, बड़े अच्छे पॉडकास्ट है, बहुत डिटेल में बताते हैं चीज़ें और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से समझाते हैं। तो अगर आप उसको टाइम देते हैं ना प्रॉपरली, और आप फिर उसको, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी है, ये नहीं है कि वो ट्रेडर, वो उसकी बैकग्राउंड दोनों, वो ट्रेडर भी है और प्लस वो इकोनॉमिस्ट भी है और इस सिस्टम को भी समझते हैं, तो मेरे ख्याल में आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें और आप डेली बेस पे उस चीज़ को पढ़ें। मेरा अपना के चैनल का जो मैंने बनाया, उसका भी मकसद यही है कि मैं ये वाला एंगल लोगों को बताऊँ, मैं ग्रीड और फियर का ना बताऊँ कि भाई मेरे पैसे बन जाए लोग तबाह हो जाए, नहीं, मैं उसके अगेंस्ट आया। मैं कहता हूँ कि यार लोगों के पैसे नहीं बन रहे तो फिर क्यों लोगों को बुला रहे हो। लोगों के पैसे बनने चाहिए एक प्रॉपर माइंडसेट, ब्रेन ट्रेन से। अगर वो ब्रेन ट्रेन आप दे नहीं रहे, अब आपको मैं एक बता दूं, मेरा जो चैनल है ना वो सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वो तड़का नहीं लगाता कि भाई आओ मैं आपके एक हफ्ते में आप देखो मेरे खुद के पैसे बने होते, लेकिन मैं कभी भी नहीं दिखाता, क्योंकि ये अगर आप दिखाओगे तो लोग तो अपने माइंडसेट के साथ खेलते हैं। जी। लोगों की ब्रेन ट्रेन हो जाए तो सबसे ज़्यादा मुझे इंडियन फॉलो करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया में अब ये अवेयरनेस आ चुकी है, वो फाइनेंशियल मार्केट को समझ रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ तो उनको समझ आ रही है कि भाई ये दिस इज़ समथिंग। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग तो मतलब शॉर्टकट पे जाते हैं, तो शॉर्टकट, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस चीज़ को, मेरे चैनल ना देखें बेशक, लेकिन इन लोगों, क्योंकि मैं जिनको देखता हूँ मैं उनसे सीख रहा हूँ, आप भी उनसे सीख सकते हैं, मैंने नेट से सीखा, आप भी सीख सकते हैं। और ये एक मतलब आपको 1-2 साल के बाद आप बेहतरीन किस्म के ट्रेडर बन सकते हैं, बेहतरीन किस्म के। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल चैलेंज है मेरा, लेकिन अगर आप उस फियर, ग्रीड और इस चीज़ पे ओवरकम करके आप इस चीज़ में आ जाए। ठीक हो गया। आई होप कि मैंने मतलब आपके क्वेश्चन आंसर किए होंगे। और जी, काफ़ी हद तक मेरा क्या नाम है माइंड क्लियर हो गया चीज़ों के बारे में कि किस तरह से आपने ट्रेडिंग के अंदर जाना है और किस डिसिप्लिन के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। चलें, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मेरे क्वेश्चंस का जो मेरे माइंड में चल रहे थे उनका आपने कोई आंसर दिया। और ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में थे, लेकिन मुझे इनका आंसर सही से मिल नहीं रहा था डिटेल में, तो आपने क्या नाम है मुझे काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी एस्पेक्ट्स जो है आपने मेरे क्लियर कर दिए हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं मतलब आपका ना, क्योंकि जो बंदे ट्रेड करते हैं ना उनके जहन में ये सारे सवाल आते हैं, और कुछ लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके भी है। आपके क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट थे, और मैंने चूँकि मतलब शॉर्ट टाइम की वजह से मैंने शायद कुछ चीज़ें मिस की, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ताकि बाकी लोगों को भी ये समझ आए। तो थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए और इंशाल्लाह इस पर आगे भी हम डिबेट करते रहें। इंशाल्लाह। थैंक यू।